नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज के सेशन में हम यूपी पीटी के मॉक टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये सभी 55 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा अभी तक तो जरूर देखिए, इससे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने मेन एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल करके आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्री में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्विजेस की फॉर्म में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनको पढ़कर भी आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील जो अंग है वो कौन सा है? कान, नाक, आंखें या त्वचा? तो देखिए, त्वचा यहाँ पर आंसर होगा। स्किन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए, स्किन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन भी हमारी बॉडी का यही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा ऑर्गन यानी कि सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का स्किन ही होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो। इसके बाद अच्छा, स्किन बनी किसकी होती है? तो स्किन के अंदर देखो कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कई सारे आप कह लीजिए, आपको वाइटामिन तो चलो न्यूट्रिएंट्स में ही आ गया, आपको लिपिड मिलेगा। ठीक है, लिपिड से मिलकर बनती है। पानी होता है, वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मिनरल्स मिलेंगे। खैर, मिनरल्स भी हम न्यूट्रिएंट्स में कह सकते हैं कि आ गए। तो बेसिकली लिपिड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स से मिलकर ये बनता है। लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। ठीक है, लिपिड क्या है? वसा है। फैट, फैट जो आप देख रहे हो वो लिपिड का एक पार्ट है। ठीक है, लिपिड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो फैट सिर्फ लिपिड का एक पार्ट है जिसको हम वसा कह देते हैं। अच्छा, एक और ध्यान रखो कि हमारी बॉडी में कितने सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं? 5। तो एक आखिरी वाला और कौन सा है? तो टंग, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो जीभ भी होती है, इसको भी ध्यान दो। जीभ पे कई सारे पेपिला पाए जाते हैं जो आपको टेस्ट बड्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपको स्वाद का अनुभव करवाते हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं कहते हैं हिंदी में। चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है वो सहायक है? देखिए, ल्यूसीफेरेज है, केराटिन है, एक्टिन है या फाइब्रिन है? तो ऑब्वियसली यहाँ जो आंसर होगा फाइब्रिन होगा। हालांकि विटामिन के और इसके अलावा फाइब्रिन, ये दोनों मिलकर ही रक्त का थक्का जमाते हैं, बट क्योंकि प्रोटीन पूछा गया तो फाइब्रिन आंसर होगा। अब देखो, ल्यूसीफेरस क्या है? ल्यूसीफेरस एक प्रोटीन कम एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन कम एंजाइम है। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। आपने देखा होगा जुगनू, जुगनू देखे हैं सभी ने? ठीक है, हालांकि अब तो शहरों में नहीं दिखते बट गांव में अभी भी दिखते हैं, जिनको हम फायर फ्लाइज कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जुगनू जो है वो चमकते हैं, है ना, येलो कलर की एक लाइट निकलती है, तो वो इसी प्रोटीन कम एंजाइम की वजह से निकलती है। ठीक है, ल्यूसीफेरस की वजह से। इसके बाद केराटिन की बात करें तो बाल, बाल हो गए आपके, है ना, या आपके लिए जो नाखून हो गए, है ना, जो खुर होते हैं, ठीक है, गाय भैंसों के सींग होते हैं, तो ये सब किसके बनते हैं? केराटिन के बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिन, तो एक्टिन क्या है? एक्टिन आपकी मसल्स को, ठीक है, मसल्स को डेवलप करने वाला प्रोटीन है। मसल्स इससे क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। ठीक है, एक्टिन से। एक्टिन और मायोसिन दो होती हैं। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन ये दो होते हैं, इनको ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम बात करें फाइब्रिन तो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, पानी की दुर्गंध क्या डालने से दूर की जा सकती है? सक्रिय कार्बन नहीं, सक्रिय क्लोरीन जी हाँ। तो याद रखेंगे कि जो एक्टिवेटेड क्लोरीन का फॉर्म है, इसको अगर आप डालेंगे तो इससे क्या होता है? इससे पानी जो है उसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। फिटकरी नहीं, फिटकरी हालांकि एलम है, तो इसको हम रक्त स्कंदक के रूप में यूज करते हैं, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट नहीं होता। तो चलिए, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करिए कि कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला जल्दी से मेंशन करिए कमेंट सेगमेंट में। ठीक है, जरूर करा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। एक चीज और ध्यान रखिए, O3, ठीक है, यानी कि जिसको हम ओजोन भी कह देते हैं, और एक ClO2 यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी क्या करे जाते हैं? पानी को साफ करने के लिए प्योरीफायर के रूप में यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आंसर होगा एक्टिवेटेड क्लोरीन।
निम्नलिखित में से किस वस्तु में विटामिन सी नहीं पाया जाता है? शिमला मिर्च में होता है, मूली में होता है, ठीक है, मिर्च में होता है। ये ध्यान रखिए, मिर्च में विटामिन सी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध में नहीं होता सर। दूध में क्या होता है? दूध तो विटामिन B12 हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब मिनरल्स दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूध के अंदर जल्दी से बताइए कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दूध के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, और दूध के अंदर पाए जाने वाला जो फैट है, और दूध के अंदर पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, इनके क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से करिए। आगे, चंद्रशेखर सीमा, जिसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज CSL, ये किसके बराबर होती है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.3 गुना? नहीं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना? जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और इतना ही ध्यान रखेंगे, 1983 में, ठीक है, चंद्रशेखर को स्टार्स के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, स्टार्स के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। स्टार्स की एवोल्यूशन यानी कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, तो इसके लिए 1983 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये आपको ध्यान देना है, ये क्या है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, तो ये एक लिमिट है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा कि जैसे रेड जाइंट होता है ना, रेड जाइंट हो गया, या मान के चलिए व्हाइट ड्वार्फ है, तो ये स्टार्स के बारे में उन्होंने बताया कि कब सफेद हो जाता है, कब लाल हो जाता है, इस तरह की चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस आपके सामने। 63 और 88 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो देखो, अब बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं, पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, 63 के बाद क्या होगा अगला? मेरे ख्याल से 67 आनी चाहिए, इसके बाद फिर 71 आनी चाहिए, फिर 73 आएगी, ठीक है, फिर 79 है, फिर 83 आएगी आपकी, ठीक है। तो हो गई 83 के बाद, तो फिर अब कोई है नहीं मेरे ख्याल से, 87 तो कट जाता है। हाँ, तो ये हमारे पास कितने? 5 है, तो 5 आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा सिर्फ योग पूछा गया, एवरेज तो पूछा ही नहीं गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको अपन यहाँ से एक बार रिमूव कर दें। तो क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ योग पूछा गया, तो सबको ऐड कर लीजिए। हालांकि योग भी पूछा जा सकता है और आपसे एवरेज भी पूछ सकते हैं, तो एवरेज के लिए 5 से डिवाइड कर देना। योग पूछ रहा, तो देखो 7 6 13, 13 13 और 7 20, 20 7 27, 27 और 8 35, तो 350, और 7 1 8 3 11, 11 और 9 20 होती, यानी कि 373, ठीक है। तो 373 यहाँ पर योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। ए बी से 9 गुना लंबा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखो, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ लिखो बी। आपसे कहता है ए बी से 9 गुना लंबा है, तो अगर बी 1 मीटर का है तो ये 9 मीटर का, ऐसा मान सकते हैं। तो बी जो है वो ए से कितना कम हुआ? हम कह सकते हैं 8 कम हुआ। 9 - 1 8, किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो 8/9 इंटू में 100 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 800/9। अब 800/9 में सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? देखिए 88.88%, 88.89%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 5x - 3y और अपॉन में 3x - 2y, इसकी जो वैल्यू है ना वो 7/4 है। तो चलिए, आपसे y/x रेशियो पूछा गया है, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20x - 12y की वैल्यू यहां से आएगी 21x - 14y। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20x को यहाँ ले आइए, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर y को ले आइए तो यहाँ पर 2y बचेंगे। तो y/x का जो रेशियो है वो क्या आएगा? 1:2 आएगा। तो ये आंसर होगा 1:2, ऑप्शन नंबर डी में ही आंसर है। एक प्रदर्शनी शो में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और एक टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व संग्रह में कितनी वृद्धि होगी? देखो, इसको ऐसे समझो, मान के चलो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर है टिकट का प्राइस, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन ये जो टिकट का प्राइस है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर टोटल जो आपके लिए रेवेन्यू है वो, यानी कि कितना रेवेन्यू आया उसकी बात करते हैं। मान के चलो कि इनिशियली 100 लोग थे, ठीक है, मतलब 100 सीटें थी, और प्राइस भी जो था वो 100 रुपए पर टिकट था, तो रेवेन्यू कितना आया होगा? 10,000। मानते हो? इसको ऐसे करना तो आसानी होगी। अब देखो क्या बोला कि सीटें बढ़ गई हैं 25%, तो 100 से कितनी हो गई होंगी? 125 हो गई होंगी। और रेवेन्यू भी कहता है कि बढ़ गया 12%, तो 112 हो गया होगा, ठीक है। सॉरी, रेवेन्यू कह रहा हूँ, यहाँ पर टिकट की कीमत भी 12% बढ़ गई है, यानी कि 100 से 112 रुपए हो गई है पर पर्सन की टिकट। तो अब रेवेन्यू कितना आया होगा? 125 इंटू 112 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 14,000, ठीक है, करके देख लीजिए। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? कितना बढ़ गया? 4,000 बढ़ गया। 4,000 बढ़ा, वो भी किस पे बढ़ा? 10,000 पे, है ना। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया राजस्व में वृद्धि कितनी होगी, है ना, प्रतिशत में पूछा गया है ये। तो ऑप्शन देख के समझ में आता है कि परसेंट में पूछा है। तो 3 से यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, तो कितना परसेंट हो गया? 40% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान रखें। 15 परिणामों का जो औसत है वो 60 है। 15 का जो औसत है वो कितना है? 60 है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना। ये क्या है? ये 90, ये नंबर है, यहाँ पर आपका ये एवरेज है, और यहाँ पर आपका सम है। सम बराबर क्या होता है? नंबर इंटू एवरेज। बहुत बार अब आप ये जान चुके हैं।
इसके बाद कहता है कि जो पहले 8 परिणाम हैं उनका जो औसत है वो 57 है, मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 40 और 5 456, और अगले जो 8 हैं उनका परिणाम है 65। इसको भी देखते हैं। 40 की 0, 48 और 4 520। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 16 परिणामों का आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 976 आ रहा है 16 परिणामों का। और 15 का कितना है, 900 है, देखिए है ना। तो फिर 976 माइनस 100 करेंगे तो 76 आ जाएगा। यही 76 क्या है, यही जो है 8वां वो परिणाम है जो आपने कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान के द्वारा की गई है। देखिए राग गोविंद ये तो मीराबाई ने लिखी है, ठीक है, मीरा बाई जी ने लिखी है ये। ठीक है, प्रेम वाटिका जी हाँ यही रसखान की है। साहित्य लहरी किसने लिखी है, ठीक है, दोहावली किसने लिखी है। तो साहित्य जो लहरी है ये लिखी है सूरदास ने, और दोहावली लिखी है तुलसीदास ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी थी। अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। देखिए उज्जवल बिल्कुल ठीक है, ऐतिहासिक बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन उपजाऊ यहाँ पर गलत लिखा है। उपजाऊ कुछ ऐसा लिखते हैं, फर्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, उपजाऊ ऐसा होता है बड़े ऊ की मात्रा आएगी। कौवा चला हंस की चाल का अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न, यानी कि अयोग्य हैं लेकिन योग्य बनने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। ठीक है, बाकी 3 गलत हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ये तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। और अगर यहीं पे 2 स्वर हो जाएं, जो वर्ण है अगर वो स्वर हो जाए तो उसको स्वर संधि कह देते हैं, है ना। व्यंजन हो जाए तो उसको व्यंजन संधि कह देते हैं। इस तरह की चीजें आपने पढ़ी हैं। अलंकार किसका पर्यायवाची, रात्रि का नहीं, आभूषण का। जी हाँ, अलंकार मतलब आभूषण। आकाश नहीं है, पत्थर नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभूषण। चलिए पैसेज के ऊपर बात करते हैं। 2 लगातार पैसेज आपको हिंदी के मिलेंगे और फिर 5 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। अनुशासन का जीवन में विशेष महत्व है। ठीक है, अनुशासन का जीवन में विशेष महत्व है। की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। समस्त प्रकृति एक अनुशासन से बनकर ही चलती है। ठीक है, इसलिए उसके किसी भी क्रियाकलापों में बाधा नहीं आती है। दिन रात नियमित रूप से होते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुशासन के द्वारा ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं, अनुशासन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, अनुशासन से भटक जाने पर व्यक्ति चरित्रहीन, दुराचारी और निंदनीय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को नहीं रखेंगे तो आप चरित्रहीन होंगे, दुराचारी हो जाएंगे और निंदनीय हो जाएंगे। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह वास्तव में यह भ्रम है। अनुशासन के द्वारा स्वतंत्रता छिन नहीं जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ठीक है, तो अनुशासन से दूसरों की स्वतंत्रता की क्या होती है, रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ से चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। इससे हम अपने ही प्राण संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। विद्यार्थी भारत के भावी निर्माता हैं। जी हाँ, विद्यार्थी जो है, ये बात बिल्कुल सही भी है और पैसेज में भी कही गई है। उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। ठीक है, ये विद्यार्थी जो है वो सच्चे सपूत कहला सके। अनुशासन वो अच्छी किताबें और अच्छे लोगों के जैसे हैं। अनुशासन क्या है, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों के जैसे, जिसे अगर अपना लिया तो समझो जीवन बस एक सफलता का सागर है जिसकी बूंद बूंद उपयोग किया जाए तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा किससे होती है, अनुशासन से होती है। पढ़ के आए हैं। अनुशासनहीन होने पर व्यक्ति कैसा होता है, चरित्रहीन। जी हाँ, दुराचारी। जी हाँ, निंदनीय। जी हाँ, उपर्युक्त सभी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। गद्यांश के आधार पर जीवन कैसा है, सफलता की कुंजी, ज्ञान का सागर, सफलता का सागर, अनुशासन का आधार। तो देखिए गद्यांश के आधार पर जीवन कैसा है, अभी आपने देखा ज्ञान का सागर है, सफलता का सागर है या अनुशासन का आधार है, तो अनुशासन का आधार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। भारत के भावी निर्माता कौन है, देशवासी, प्रकृति, किताबें या विद्यार्थी। तो ऑब्वियसली विद्यार्थी यहाँ पर आंसर होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक, अनुशासन स्वतंत्रता, देखिए अलग अलग है लेकिन अनुशासन और स्वतंत्रता एक साथ है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात भी करी गई है पैसेज के अंदर, है ना, क्योंकि अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप कहीं पे भी चल सकते हैं रोड पे, तो लेकिन अनुशासन से चलेंगे तो फिर क्या होगा, आप आगे तक जाएंगे। तो अनुशासन की बात भी है और स्वतंत्रता की भी बात है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हुए, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। अगला पैसेज देखते हैं। देखिए, संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल मन को शांति पहुंचाता है बल्कि हमें खुश रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, यह दिन 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट करिए 21 जून को और कौन सा दिन मनाते हैं, कमेंट करिए जल्दी से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जा रही है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है, यानी कि कौन सा वेद बताता है, सामवेद। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तथा आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो।
भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, तो इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संगीत आया है और उससे पहले सामदेव के गायन तक जाती थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, यानी कि सामदेव में भी वर्णन मिला है और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो भी संगीत से संबंधित है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत के इतिहास का प्रथम लिखित प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। ठीक है, हम शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियों को पहचानते हैं, एक तो हिंदुस्तानी है और दूसरी क्या है, कर्नाटक पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इस पैसेज में। कर्नाटक जो संगीत है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये चार जगहों पर काफी ज्यादा ये आपको मिलेगा। शेष देश की शास्त्रीय संगीत का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। तो कर्नाटक वाला तो यही है, बाकी सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। आधुनिक युग में संगीत जनसाधारण के अत्यंत निकट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी संगीत के विकास की ओर ध्यान दिया। रेडियो, ठीक है, संगीत सम्मेलनों, परीक्षाओं के लिए संगीत संस्थाओं की स्थापना, संगीत नाटक अकादमियों, सांस्कृतिक केंद्रों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के फलस्वरूप आज संगीत की झंकार प्राय प्रत्येक घर में गूंज रही है। तो चलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के साथ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। संगीत का पहला साक्ष्य किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जी हाँ, सामवेद में मिलता है। संगीत में संबंधित प्रथम ग्रंथ कौन सा माना गया है? नाट्य शास्त्र। जी हाँ, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र यही माना जाता है। शास्त्रीय संगीत की कुल पद्धतियां कितनी हैं? तो भाई दो हैं, पढ़ के आए हैं अभी हम। विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। कमेंट करिएगा कि दूसरा दिन कौन सा था, ठीक है ना। हिंदुस्तानी संगीत के अलावा संगीत की दूसरी पद्धति कौन सी है? तो कर्नाटक पद्धति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अगला पैसेज देखते हैं, ये इंग्लिश का पैसेज है। सुभाष चंद्र बोस was fondly called as Netaji. He was one of the most important freedom fighters of India. Even though Gandhiji and Nehru are given the credit for India's independence, the contribution of Subhash Chandra Bose cannot be undermined. ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि गांधी जी और नेहरू जी का ज्यादा नाम लिया जाता है जब जब भारत की स्वतंत्रता की बात आती है। तो आगे देखिए, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ठीक है, तो देशभक्तों के जो देशभक्त हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय गांधी जी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23rd of January 1897 एट कटक, ओडिशा। ही वाज बोर्न टू जानकी नाथ एंड प्रभावती बोस। ठीक है, इनके बच्चे थे ये, एंड वाज द 9th चाइल्ड अमंग द 14 चिल्ड्रन। 14 बच्चों में ये 9वें थे। Bose was a very bright student in 1920. Bose passed the civil services examination and secured the 4th position. देखिए कितने ब्राइट थे उस समय पे ही, 1920 में ही चौथी रैंक लेकर आए हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। देख रहे हैं इंडिया का टैलेंट, देखिए इंडिया की जमीन पे कितने प्यारे प्यारे आप कह लीजिए नगीने हुए हैं अभी तक, और क्या ही कहना इनके बारे में। तो खैर, बट डिड नॉट ज्वाइन ड्यू टू मिस एक्शंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियंस। सो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करना पसंद किया। सुभाष चंद्र बोस वाज चोजन ट्वाइस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है एनसी के प्रेसिडेंट बनते थे, तो उस समय पे ये 2 बार चुने गए हैं, एक तो 1938 में और 1939 में। बट ही हैड टू सून रिजाइन, उनको जल्दी ही रिजाइन करना पड़ा सेकंड टर्म में, ड्यू टू अ रिफ्ट विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ जो उनकी कुछ अनबन चल रही थी उसके चलते। बोस died in a plane crash in Japan on 18th of August 1947. He was only 58 years old. Okay, the great son of the soil who gave up his all to his country or to see his country free died just 2 years before independence. ठीक है, तो धरती का ये महान पुत्र, या कह लीजिए मिट्टी का ये महान पुत्र, जो कि देश को आजाद होते हुए देखना चाहता था, आजादी के 2 साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। नेवरदलेस, इतना ही नहीं, he will always be remembered for the unwavering courage and nationalism. ठीक है, इनके इतने ही ज्यादा साहस, एक अतुलनीय साहस और राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो राष्ट्रीयता है, उसके लिए इन्हें जीवन भर याद किया जाएगा। तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस वाज फाउंडली नोन एज नेताजी, उनको नेताजी कहते थे हम। बोस पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1920 एंड स्कोर्ड 4th रैंक, चौथी रैंक इनको मिली थी। बोस डाइड इन अ प्लेन क्रैश ऑन, कब इनकी डेथ हुई है? तो 16 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड ब्रेक द आइस। तो देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? दूसरों को कंफर्टेबल प्रोवाइड कराना या दूसरों को कंफर्टेबल बनाना। ठीक है, तो मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। फाइंड द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड कैलस। देखो, कैलस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी एकदम। ठीक है, तो आप देखो निर्दयी कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर है आपका। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कमी करना। ठीक है, जैसे आपको अपने खर्चे में, है ना, कर्टेलिंग करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, तो एक तो वो हो गया। ऐसे देखो, जैसे प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में, है ना, कोई चीज जो
कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस में है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेंटीफुल। फ्रॉलिक क्या होता है भाई, है ना? चलो आप लोग बताएंगे, कमेंट करें, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें कि फ्रॉलिक क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसी पंक्ति में किरण का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 19वां और 17वां होता है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो आप जानते हैं कि दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 36 माइनस 1 दैट इज 35। तो आंसर यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पल्मोनोलॉजिस्ट का रिलेशन यहाँ पर फेफड़ों से है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का यहाँ पर रिलेशन किससे होगा? देखिए, यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है, बल्कि कोई और क्वेश्चन होना चाहिए था, बट इट्स ओके। ठीक है, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है। खैर, आपको क्वेश्चन से मतलब है, आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैथ्स का मिल गया। चलिए, तो पल्मोनोलॉजिस्ट का रिलेशन यहाँ पर फेफड़े से है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फेफड़ों के साथ डील करते हैं ना, इसीलिए पल्मोनोलॉजी ये क्या है? ये लंग्स की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी के बीच में जो ग्लैंड्स होती हैं, यहां से लेकर एंड तक पूरी, ये सब एंडोक्राइनो है। ठीक है, आंखों की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, इसीलिए ऑप्थेल्मोलॉजी है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो पर्सन होता है, जो स्पेशलिस्ट है। किडनी नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी की जो आपके लीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, और जो पर्सन है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। कैंसर ऑन्कोलॉजी, है ना, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर की स्टडी है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ग्रंथियां तो ये तो आपने देख ही लिया, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, हालांकि एंडो और एक्सो दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या है। अगला देखिए यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में हार्ट को यहाँ पर 49075 इस तरह से लिखा गया है। तो आपसे कह रहा है कि ट्रेन को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आने चाहिए थे जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज हम साइंस भी देख चुके हैं, मैथ्स भी देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आने चाहिए, बट आपने एक साइंस और एक मैथ्स का क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए हार्ट, HEART, हार्ट के लिए क्या दिया गया है? 49075। ठीक है, ये दिया गया है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखिए रिंग्ड, तो रिंग्ड के लिए क्या दिया गया है यहाँ पे? 763892। तो आपसे पूछा गया कि ट्रेन का क्या होगा? TRAIN, ट्रेन के लिए क्या होगा? देखो TRA देख रहे हो, TRA, तो TRA के लिए क्या है? 570, तो वो तो लिख ही दो, 570 लिख दो। अब देखो एक ही ऑप्शन में है 570, वही आंसर है। खैर, IN का भी देख लीजिए, IN ये है ना, ये रहा IN, तो IN में क्या होगा? 3 और 6, तो 3 और 6, तो यानी कि 6 और 3 आ जाएगा, क्योंकि I पहले है, तो 6 और 3, ये आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एक घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई कहां पर होगी? देखो, ये एक क्लॉक है मान के चलो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको 11:30 बजाने हैं, तो मिनट को तो यहाँ पे रखना होगा। यहाँ जैसे 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ कहीं 10 है, यहाँ कहीं 11 है। तो 11:30 का मतलब है घड़ी की घंटे वाली सुई ठीक कुछ इस पोजीशन पे होगी, 11 और 12 के ठीक बीच में। अब बज रहे हैं 11:30। चलो सारे बच्चे कमेंट करो कि जब 11:30 बज रहे हैं घड़ी में, तो इस बीच में दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है? ठीक है, कमेंट करके बताइए कि एंगल कितना है दोनों सुइयों के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हाँ जी, तो देखिए मिनट हैंड जो है वो साउथ में ही है, बिल्कुल। तो आप देखो ये साउथ है मिनट हैंड में, और यहाँ कहीं पर है इस तरह से आपकी आर हैंड। तो अब आप देखो ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में होगा ये, तो हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नो क्लॉक इज बेल। देखिए, कोई भी क्लॉक यहाँ पर बेल नहीं है। ठीक है, तो नो क्लॉक इज बेल। और फिर आपसे कह रहा है कि नो आर इज क्लॉक, तो नो आर इज क्लॉक को हम यहाँ पर कर देते, देखिए नो आर इज क्लॉक। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम बेल्स आर नॉट आर्स। ठीक है, सम बेल्स आर नॉट आर्स। अब देखो यहाँ पर जब आप सम नॉट को रिप्लेस करते हैं ऑल से, ठीक है, तो क्या बनेगा? ऑल बेल्स आर और आर्स। तो सारे के सारे बेल्स को आप आर्स में डाल सकते हैं। देखो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सारे के सारे बेल्स उठाओ आर्स में डाल दो। और यहाँ पर आपका क्या था? क्लॉक था। तो देखो इसका जो बेल है उसका भी मना है, और जो आर है उसका भी मना है क्लॉक से। तो अल्टीमेटली आपने बना के दिखा दिया, तो ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, रिवर्स जो रिप्लेसमेंट अप्रोच होती है या रिप्लेसमेंट अप्रोच होती है, उसको हम फॉलो करते हैं नेगेटिव कंक्लूजन्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑल आर्स आर बेल्स, सारे के सारे आर्स जो हैं वो बेल्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, तो ये तो गलत है। देखिए आर्स यहाँ पर है और बेल्स तो यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हैं। अब यहाँ पर दोनों गलत है, तो यहाँ पर नाइदर नॉर तो ऑप्शन में नहीं है, और नाइदर नॉर ना ही लगाए हैं। जब भी दोनों गलत हैं तो जरा ध्यान से देखें। देखिए, अगर कोई भी दो कंक्लूजन्स 4 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की कंडीशन होती है, या कह लीजिए आइदर और की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन 1 और 2 दोनों को गलत आना जरूरी है, जैसे कि ये भी दोनों गलत आए थे, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई।
दूसरा कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे देखो सम वाला पॉजिटिव, सॉरी सम नॉट वाला नेगेटिव है और ऑल वाला पॉजिटिव है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैटर नहीं करता कि पहले वाला पॉजिटिव होगा बाद वाला नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई बस होने चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बाद तीसरी अगर हम कंक्लूजन की, सॉरी तीसरी अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये हमसे कहता है कि वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है। वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स का मतलब जैसे यहाँ आर्स और बेल, आर्स और बेल्स ये वाला, ठीक है ना। अब बेल आर है और एक जगह आर बेल है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, वेरिएबल सेम होने चाहिए बस। तो ये तीन फॉलो हो गई। चौथी क्या है? चौथी में अब आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, तीन में से कोई एक ऑप्शन होना ही होना चाहिए। जैसे पहला होता है नो का रिलेशन आना चाहिए सम के साथ, नो का कॉम्बिनेशन सम के साथ बनेगा, ठीक है। और सम का कॉम्बिनेशन बन सकता है सम नॉट के साथ, ठीक है, ये नॉट है। और फिर एक बन सकता है सम नॉट का ऑल के साथ। इन तीनों में से अगर कोई भी एक आपके पास अवेलेबल है कंक्लूजन, तो फिर क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो आइदर और की कंडीशन है। तो आप देखिए यहाँ पर सम नॉट है और ऑल है, यानी कि ये वाली कंडीशन मिल रही है ना, तो चारों फॉलो हो गई, बस खत्म। ये क्या होगा, आइदर और। सो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर डीआई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक प्रकाशन कंपनी की यहाँ पर 5 शाखाएं दी गई हैं S1 से लेकर S5 तक, ठीक है। और आपको बताना है कि ग्राफ का अध्ययन करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। S1 तथा S4 शाखाओं की औसत बिक्री निम्नलिखित शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। देखिए S1 और S4, S1 में है 20 और S4 में कितना है 80। अब दोनों का औसत कितना है, 80 प्लस 20 का औसत करेंगे तो 100 बटे में 2 यानी कि 50। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो आएगा मेरे ख्याल से 50, ठीक है। अब कह रहा है कि औसत बिक्री निम्नलिखित में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। अब देखो ऑप्शन से करो इसको, S3 और S5, S3 ये है, S5 ये है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 55 प्लस 45 ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी 100, है ना। तो 100 हो गई, 100 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे 50, जी हाँ बिल्कुल सही है, 50 आ गया, 50 ही चाहिए था। तो S3 और S5 यही सही है आपका, है ना। कर लेंगे मेरे ख्याल से, चलिए आगे। वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। अब देखो औसत बिक्री कितनी है, 4 2 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 4 23 और 5 5 240। सो 240 को जब 5 से भाग देंगे ये वैल्यू आएगी आपकी 48। तो औसत बिक्री तो 48 है। अब हमसे कहता है कि औसत बिक्री से भी कम है वो बताओ। तो देखो S1 बिल्कुल कम है, S2 बिल्कुल कम है और S5 बिल्कुल कम है, तो तीन ऐसे हैं जो कम है, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यदि शाखा S2 की पुस्तकों की बिक्री में 30% की वृद्धि होती है, S2 की, है ना, तो S2 देखो पहले 40 है और अगर 30% की वृद्धि कर देते हो तो अब कितनी हो जाएगी, देखो 40 प्लस 12, क्यों, क्योंकि 40 का जो 30% है वो 12 होता है, तो यहाँ पे अब 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और S4 की पुस्तकों में 20% की कमी कर दो आप। तो S4 में 20% की कमी करोगे तो यहाँ से क्या होगा, 20% मतलब 16 की कमी, तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपका 64, ठीक है। ये नई वाली वैल्यूज है। तो कह रहा है कि सभी 5 शाखाओं की औसत बिक्री में लगभग कितना परिवर्तन होगा। तो देखो भाई अब जोड़ो सबको, 20 प्लस, अब ये 40 नहीं लोगे, अब ये लोगे आप 52, है ना, प्लस 55 ठीक है, प्लस 64 लेना पड़ेगा, 80 आप नहीं ले सकते, प्लस 45। तो अब देखो ये आपको यहाँ पर मिलेगा औसत नया वाला, तो नया औसत इन सबको जोड़ेंगे तब आएगा। तो 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 220, 220 और ये हो गया 230 और ये हो गया आपका 236, 236 बटे में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 47.2, है ना, 47.2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका नया औसत आ गया। अब आपसे कह रहा है कि पुराने औसत में कितने प्रतिशत की मतलब परिवर्तन आया है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो देखो पुराना औसत था 48, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, और अब है 47.2, तो कितने की कमी हो गई, 0.8 यूनिट की कमी हो गई, ठीक है ना। तो 0.8 की कमी है तो आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ 0.8 यूनिट। आगे देखो, यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 2% की वृद्धि की जाए, है ना, प्रत्येक शाखा में 2% की हमें वृद्धि करनी है, तो कहता है कि प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल जो बिक्री है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई अगर 20 में 2% बढ़ाओगे तो 4 बढ़ेगा मतलब 24, इसमें बढ़ाओगे 2% तो 4 दूनी 8, ये 48 हो जाएगा, इसमें बढ़ाओगे तो ये 11, 55 इंटू 20 मतलब बटे 100 में आप करोगे तो 11 आएगा यहाँ से, है ना। तो हम कह सकते हैं ये 66 होगी वैल्यू। 80 में बढ़ाएंगे तो 80 प्लस 16 मतलब ये वैल्यू 96 है, और 45 दूनी 90 यानी कि 9 बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आपकी 54 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब ऐड करिए, 2 4 6 6 6 12, 12 और 9 21, 21 5 26, तो 260 तो ये हो गया, 4 8 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 4 28, तो जोड़ दीजिए तो 288। ये आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर।
S1 तथा S2 शाखाओं का उत्पादन शेष S3, S4 और S5 शाखाओं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? अब देखो S1 S2 में कितना है, ये 60 है, और शेष कह रहा है, शेष रहे ये वाले, तो 5 4 9 9 8 17 180, तो 60 जो है वो 180 का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 1/3 है ना, तो 1/3 का मतलब कितना होता है, 33.33। करने की भी नीड नहीं है, बट ठीक है फिर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 600/18 इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, 300 बटे में, सॉरी ये आएगा 100/3। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 100/3 आएगा। अब इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है, 33.33। ये ऐसे ही कर लो, 60/180 का कितना है, 1/3 है ना। अब 1/3 फ्रैक्शन कितने परसेंटेज के बराबर होती है, 33.33 के। आगे देखिए 41 से 45 की बात करने जा रहे हैं। निम्नलिखित लाइन चार्ट का ध्यान से आपको अध्ययन करना है और जानकारी के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2001 में संयुक्त रूप से 3 अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या का अनुपात, 2003 में संयुक्त 3 अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या से अनुपात कितना है। ठीक है, 2001 में और 2003 में पूछा है। देखो एक में तो ये सारे के सारे हैं और 3 में ये सारे के सारे हैं, अनुपात ले लो। 7 4 11, 11 2 13, 130 और 8 6 14, यानी कि 144 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कितना है, 8 6 14, 14 7 21, तो 210 और 8 4 12, यानी कि 222। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 222। सॉल्व कर लीजिए, 72/111 ये आंसर होगा। ठीक है, 72/111, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2002 में अस्पताल बी में डॉक्टरों की संख्या, 2002 में अस्पताल बी में, देखो अब बी कौन सा है, बी है ये रेड वाला, देख रहे हो, रेड वाला मतलब ये जो आप 40 वाली वैल्यू देख रहे हैं ना, ये है अस्पताल बी। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, क्योंकि ये 20 40 60 इसमें जा रहा है ना, तो ये 20 है। ठीक है, 3 वर्षों के दौरान बी में डॉक्टरों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत थी? 2002 में अस्पताल बी में डॉक्टरों की संयुक्त रूप से 3 वर्षों में। ठीक है, तो यहां से पूछा जा रहा है कि जो 40 है ना, वो इन तीनों का लगभग कितना है। तो देखिए 40 जो है वो इन तीनों का, हमने मान लिया कि x गुना होगा, तो सबको ऐड करिए, 5 4 9 9 3 12, तो ये 130 है ना। तो हमने मान लिया कि 130 का x गुना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 40/1300। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 2002 में अस्पताल बी में डॉक्टरों की संख्या जो कि 40 है, संयुक्त रूप से 3 वर्षों के दौरान डॉक्टरों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत थी। देखिए यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है ना वो यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको बस आपको देखना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4/130, लेकिन हमको क्या चाहिए परसेंटेज में, तो हम यहाँ पर 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अब जो वैल्यू है वो 400/130 है, एक कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 40/13, है ना। तो जो आंसर आपका आएगा ना वो 40/13 आएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग। तो इसको आप 400 नहीं बल्कि आप इसको 40 कर लें, तो 40/13 यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, आई विश कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं हालांकि एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं क्लियर है तो। देखिए भले यहाँ पर आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, लेकिन वहां पर एक 0 एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो उसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो जो 40 है ना वो एक्चुअली में इस पूरे का कितने गुना है, तो 5 4 9 3 12, यानी कि 130 आ रहा है, तो हमने माना 40 130 का x गुना है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे x गुना कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो फिर आप ये आपको 100% से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4000/130। ठीक है, इक्वल टू x, तो 0 400/13 नहीं, ठीक है 400/13 ही आएगा। ठीक है, सही हमने सही करा था, 400/13, मतलब ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 40 नहीं होगा, 400/13 होगा, बिल्कुल सही है। तो परसेंटेज में पूछा गया 400/13 आएगी। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि पढ़ाते हुए जल्दी जल्दी में कुछ हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, हुई भी है, देखिए मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरी सोच यही होती है कि मैं आपको बेहतर तरीके से कोई भी अगर चीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको समझाऊं। बाकी अगर कहीं गलती होती है तो प्लीज भूल चूक माफ कीजिएगा, मैं पहले ही माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए। बट मैं कभी भी गलत कंसेप्ट नहीं पढ़ाता। ठीक है, हाँ ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। बट अगर आप अटेंटिव हैं, आप क्वेश्चंस को साथ के साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मेरे से मिस्टेक मान के चलिए हो भी गई है तो उसे आप अपने एंड पे करेक्ट कर लें। ठीक है, और कमेंट सेगमेंट में मेंशन जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो 2003 में अस्पताल ए और अस्पताल सी में डॉक्टरों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। देखो 2003 ये है, ए का मतलब हो गया नीला वाला, तो नीला वाला कौन है, ये 70 है। और फिर हमें चाहिए सी, सी कहां पर है, सी आपका ये हरा वाला। ठीक है, तो अब 84 और 70 में अंतर कितने का है, 14 का, तो 14 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2001 से 3 की अवधि के दौरान अस्पताल ए में डॉक्टरों की औसत संख्या कितनी है, 2001 से 3 के दौरान। तो देखो ये 1 है और ये 3 है, के दौरान पूछा जा रहा है, मतलब सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सभी लेने पड़ेंगे वैल्यूज आपको। तो लेते हैं, देखो 7 4 11, 11 2 13,
13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 8 33, 33 से 39, 39 और 7 46, तो 460 तो ये हो गया, प्लस 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 8 36, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 496 आएगा, और 496 आएगा, और ये सन कितने हैं, ईयर्स कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे वापस को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 496 अपॉन में यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पर किसका पूछा गया, हमसे तो ए का पूछा गया है, ये जो हमने निकाला है वो किसका है, ओवरऑल का है, तो हम अब यहाँ पर ए का भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, ए के लिए क्या है 76, 76 के बाद 38 और 38 के बाद 70, क्योंकि हमें क्या लेना, हमें तो ए के लिए नीला वाला लेना है ना, तो दोनों को करिए ऐड, तीनों को करिए ऐड। देखिए 7 3 10, 10 7 17, तो 170 ये हो गया, 8 6 14, 184, तो 184 और बटे में 3 ये आएगा सिर्फ ए का। ठीक है, तो क्योंकि ये पूछा गया तो आप ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ओवरऑल पूछा रहेगा एवरेज, तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। चलिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे वाले सवाल में इसका यूज है, इसलिए निकाल लिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। 3 वर्षों में 3 अस्पतालों में कुल डॉक्टरों की संख्या कितनी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए कुल डॉक्टरों की संख्या कितनी थी, ये चीज पूछी गई है, तो अभी हमने यहाँ पर 496 निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर 496 कर देंगे। ठीक है, एवरेज नहीं पूछा गया, आई थॉट कि एवरेज पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट एवरेज नहीं है, कोई बात नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में एवरेज भी निकाल लिया, तो आपको एक तरह से 2 क्वेश्चंस की फॉर्म में 3 क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, तो डॉक्टरों की कुल संख्या यहाँ पे 496 होगी, जो कि हमने पीछे निकाल के आपको दिखाया है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कैलकुलेटिव भी होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है इसमें। देखो यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर आपको दी गए हैं, ये रेड वाले, ये जैसे 1250 टोटल विजिटर हैं, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये 125 ये फ्री विजिटर हैं। ऐसे ही हर जगह पर होगा, हर मंथ में जनवरी से लेकर मई तक होगा। अब देखिए, मुफ्त आगंतुक वे हैं जो टिकट नहीं खरीदते हैं, और भुगतान करने वाले आगंतुक वे हैं जो टिकट खरीदते हैं। ये तो वो पॉइंट होगा जो आप समझते ही हैं, लेकिन अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भुगतान करने वाले आगंतुकों की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं, तो टोटल जो आगंतुक हैं उसमें फ्री वाले आगंतुकों को माइनस कर दीजिए, तब जाके आपको भुगतान वाले निकलेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि जनवरी में कितने लोगों ने भुगतान किया, तो आप क्या करेंगे, 1250 माइनस 125। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। जैसे शायद यहाँ पे 1175 आएगा, तो 1175 वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भुगतान किया है, ये आंसर आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना पॉइंट आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहे हैं कि यदि एक टिकट की कीमत ₹10 है, तो 2020 के पहले 5 महीनों के दौरान कुल आय कितनी थी। अब देखो भाई, कुल आय कैसे निकलेगी, जब आप 1250 में से पहले 125 को माइनस करो, क्यों, क्योंकि भाई कुल आय तभी निकलेगी ना जब वो व्यक्ति आपको मिल जाए जिन्होंने पेमेंट करी है ना। तो वो कैसे निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री विजिटर्स। अब 1250 में 125 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1125। 1850 में अगर आप 200 को माइनस करेंगे, ये आंसर होगा 1650। ठीक है, 2200 में से 300 को माइनस करेंगे, ये आंसर होगा 1900। फिर 2350 में से 600 को माइनस करेंगे, ये आंसर कितना होगा, 1750। और उसके बाद 2000 में 750 को माइनस करेंगे, ये आंसर होगा 1250। और अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 1125, 1650, इसके बाद 1900, इसके बाद 1750, और उसके बाद 1250, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये आंसर कितना होगा, 7675 आएगा। ठीक है, इतने लोग आ गए। अब एक टिकट कितने रुपए की, 10 रुपए की, तो इतने लोगों ने करा है, तो 76750 ये आंसर हो गया आपका, इतने रुपए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2020 के दौरान पहले 5 महीनों के दौरान भुगतान करने वाले आगंतुकों की औसत संख्या कितनी थी, है ना, पहले 5 महीनों के दौरान आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, अभी हमने निकाला था कि 7 6 7 5 थे, ये सभी के सभी, है ना, ये सभी जो वैल्यूज यहाँ पर आई थी उन सबको निकाल के अब उनको आप 5 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1535। आसान सवाल है, कर लेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन से ही लिंक्ड है। पूरी अवधि के दौरान भुगतान किए गए विजिटर की कुल संख्या, निःशुल्क विजिटर की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है, अब ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, भुगतान कितना ने करा था, 7675 में, और अब आप वो निकाल लो जो फ्री वाले हैं, तो 125 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 750। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, कितना होगा, देखो 3 2 5 6 11, 11 7 18, 1 19, 1975 हो गए। अब दोनों में 1975 यहाँ पर, मतलब 7675 में 1975 को माइनस कर दो, ये आंसर कितना आ जाएगा, 5700। तो 5700 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मतलब जो पूरी अवधि के दौरान इन दोनों के बीच में अंतर दिखता है आपको, है ना, दोनों में। पूरी अवधि के दौरान मुक्त आगंतुकों की कुल संख्या पूरी अवधि के दौरान आगंतुकों की कुल संख्या का लगभग कितना है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो पूरी अवधि के दौरान जो आगंतुक हैं, मतलब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है इस बार। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 1250, 1850, 2200, 2350, ठीक है, और 2000।
ठीक है, इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे सभी के सभी, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9650। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो 7675 आया था ना, उसमें फिर ये वाले सारे जोड़ दो, ये वाले जो सारे थे उनको जोड़ दो, तो भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने थे? 1975 थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी अवधि के दौरान मुक्त आगंतुक, तो मुक्त आगंतुक कौन है? ये 1975 दौरान आगंतुकों की कुल संख्या कितनी है? ये है, तो इसका ये कितने परसेंट है? तो 1975 हमने मान लिया कि 9650 का x परसेंट है। तो अगर यहाँ पर अगर आप x का आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 20.46%। मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बचाने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैंने ए करा है, जो कि क्विक सॉल्व कर लिया है। चलिए, मई के महीने में मुक्त आगंतुकों की संख्या के संबंध में फरवरी के महीने में भुगतान करने वाले आगंतुकों की संख्या के बीच में कितना अंतर है? देखो, मई के महीने में मुफ्त जो आगंतुक हैं वो कितने हैं, तो आप देख सकते हैं कि मई के महीने में जो मुक्त आगंतुक हैं वो कितने हैं भाई? 750 हैं, ये मुक्त वाले हैं। और फरवरी के महीने में मुक्त आगंतुक कितने हैं भाई? फरवरी वाले ये 200 हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर ये वाली चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है भाई, अब अगर हम यहाँ पर फरवरी के महीने के भुगतान वाले निकालना चाहते हैं तो हमको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा पहले तो 1850 माइनस 200 करेंगे, कितना आएगा? 1600। तो यहाँ वैल्यू 1600 है और यहाँ वैल्यू 1650, माफ कीजिएगा, 1650 है जी। तो 1650 और यहाँ पर 750, अब इनका अंतर ले लो, तो 1650 माइनस 750, तो अब आएंगे आपका अंतर जो कि पूछा गया, तो 900 आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई विश कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मुक्त पूछे गए हैं और यहाँ फरवरी के लिए भुगतान वाले पूछे गए, तो भुगतान कैसे निकलेंगे? 1850 माइनस 200, टोटल माइनस मुफ्त वाले। चलिए, अब आखिरी डीआई को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 दिनों में दुकानदारों के द्वारा बेची गई वस्तुओं की यहाँ पर बात की जा रही है। दुकानदार ए और डी द्वारा क्रमशः दिन 2 और दिन 3 पर बेची गई वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा? देखिए, ए और डी, ये है ए और ये है डी, दिन 2 और दिन 3 पर, तो यहाँ पर ये 2 वाले हैं और ये दिन 3 वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 20 और 40, यहाँ पर आएगा आपका 60, और 30 प्लस 10 यहाँ पर आपका आएगा 40। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 100 आ रहा है। अब 100 अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने पर यहाँ पे वैल्यू 50 आएगी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। दुकानदार ए द्वारा दिन 3 को बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या दुकानदार बी और सी द्वारा दिन 5 में बेची गई कुल वस्तुओं का कितना प्रतिशत है? देखिए, ए द्वारा दिन 3, तो ए जो है वो दिन 3 को कितने बेच रहा है? 40 बेच रहा है बेची गई। और बी और सी द्वारा दिन 5, दिन 5 कहाँ है? देखो ये है दिन 5, और बी और सी ने कितना बेचा है? यहाँ पर 4 4 80, तो 40 जो है वो 80 का कितने परसेंट है? ये तो बच्चा बता देगा, है ना, छोटा बच्चा बता देगा। 50% हो रही है भाई, खत्म हो गई बात। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सभी दुकानदारों ए बी सी डी ई द्वारा दिन 4 को बेची गई कुल वस्तुओं का औसत क्या है? दिन 4, देखो दिन 4 ये है ना, और सभी दुकानदार यानी कि ए बी सी डी ई, तो आप यहाँ पर कर लीजिए। देखिए, हम 40, 4 5 9 9 3 12 12 6 18 18 4 22, 220 है। अब 220 है तो 220 यहाँ पर ए बी सी डी ई सभी का चाहिए था, है ना, तो हमने यहाँ पर देखो सबको ऐड करके लिखा। एवरेज लेने के लिए डिवाइड भी करोगे 5 से, तो यहाँ पे 44 आंसर आएगा। 44 ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा देखो, एक चीज आपको और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, और कहीं पे अगर आपको हेल्प मिले तो जरूर करिएगा। अगर एवरेज ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कुछ ऐसा कर लीजिए, जैसे देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ 60 है, और यहाँ पर आपका 40 है। हम मान लेते हैं यार कि जो एवरेज है ना वो 50 होगा, मान लेते हैं अपनी तरफ से 50 होगा। ठीक है, हम मान लिया हमने। तो यहाँ से ये कितना कम है? तो हम आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये एक तरह से 10 बढ़ रहा है ना, 10 ज्यादा है, तो यहाँ पर 10 ज्यादा हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ तो 0 है। 30 से कितना ज्यादा है? यहाँ पर ये 20 ज्यादा है। 60 से कितना कम है? 10 कम है। 40 से कितना कम है? ये 10 कम है। तो अगर आप यहाँ पर देखो एक तरह से, है ना, तो ये जो 10 है और ये जो 10 है, ये यहाँ पर 20 को एक तरह से कैंसिल आउट कर सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बात करें, माफ कीजिएगा, ये प्लस 10 है, क्योंकि ये 60 जो है यहाँ, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आप करेंगे। ठीक है, तो अब आप चलिए, मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ इसको, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए ध्यान से। तो जस्ट अ मिनट जी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 50 को मान ले, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 40 जो है वो कितना कम है? आप यहाँ पर देखो कि ये 10 कम है ना। 50 की अगर आप बात करते तो ये 0 कम है। 30 है अगर यहाँ पर, तो ये 20 कम हो गया आपका। ठीक है, 60 कितना ज्यादा है? तो ये 10 ज्यादा है ना। 40 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 10 कम है।
तो अगर आप यहाँ पर देखें ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस का 20 और माइनस का 10 यानी कि ये माइनस का 30 है। अब माइनस का 30 ज्यादा है, वो भी कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो डिवाइड करोगे 5 से तो यानी कि माइनस का 6। तो जो आपने 50 माना है उस पर 6 को माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 6 अगर करेंगे तो अल्टीमेटली फिर से आप 44 पे ही पहुंचेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना, वैल्यूज छोटी हो जाती हैं ऐसे में। दुकानदार ए और ई द्वारा दिन 2 और दिन 3 को बेची गई जो कुल वस्तुएं हैं, है ना, दुकानदार सी द्वारा सभी 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं के बीच में जो अंतर है वो कितना है, ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखिए ए और ई का दिन 2 और 3 कहां पर है, ये रहा ए, ये रहा ई। दिन 2 और दिन 3 मतलब ये 4 और 2 6 60 और ये 3 और 10 ये 40 मतलब 100। ठीक है, यहां से 100 आ गया। कुल वस्तुएं, दुकानदार सी द्वारा सभी 5 दिनों में बेची गई वस्तुओं के बीच में अंतर। अब दुकानदार सी कहाँ है, ये है। सी ने सभी 5 दिनों में कितना बेचा, इतना बेचा, 6 4 10 100। इसके बाद 5 3 8 और 4 12 यानी कि हम कह सकते हैं 220 है ना, 5 3 8 4 12, जी हाँ 220 इसने बेची। तो 220 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, तो अंतर कितने का, अंतर 120 का है। 120 है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। दिन 2 में दुकानदारों ए बी सी द्वारा बेची गई वस्तुओं के बिक्री मूल्य का क्रमशः दिन 4 में दुकानदार डी और ई द्वारा बेची गई वस्तुओं के मूल्य के बीच में कितना अंतर है। दिन 2 देखो, ये रहा दिन 2, इसमें ए बी सी तीनों चाहिए आपको, तो यानी कि ये हैं तीनों, 5 2 7 4 11 110 की बात हो रही है। इसके बाद दिन 4 की बात कर रहे हैं, ये रहा दिन 4, इसमें चाहिए डी और ई। डी और ई मतलब ये रहे 6 और 4 10 है ना, तो ये आपको 100 चाहिए। आप कहते हैं दोनों के बीच में अंतर, तो इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने यूनिट का, 10 यूनिट का है, खत्म बात, 10 आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप आंसर की भी देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आंसर की मैच कर लीजिए। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि कोई एरर है तो जरूर मेंशन करें। कई बार क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं फिर से माफी चाहूंगा एक बार, बट मेरा इंटेंशन यही होता है कि मैं आपको बेहतर सवाल करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और आप सभी को एक बार मेरी तरफ से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंप्लीट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।